नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजे इकोनॉमिक्स में। साथियों, आज थोड़ा सा परिवर्तन है और चूँकि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट के कॉल आए मेरे पास और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर एसएसटी के चारों सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज आप शुरू करिए। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों आज हमने शुरू किया है हिस्ट्री का एक पोर्शन, इतिहास, जिसमें आप को क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। ठीक, परीक्षाओं में आपके पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है उसकी वैल्यू इतनी रहेगी, आप जान के ये चलिए कि या तो वो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक, और आगे आने वाली परीक्षा जैसे टीजीटी पीजीटी या अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें आप समझिए उससे अनिवार्य रूप से प्रश्न उसी तरह के या सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार। देखिए, मैं शुरू करूं इसके पहले एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आप इन प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, आपको आता है तो आप ठीक है बड़ी आसानी से गेस कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक। लेकिन अगर यही चीज़ आप एक विधिवत तरीके से एक पेन या पेंसिल और एक कॉपी लेके बैठे हैं और क्रमशः प्रश्न की संख्या डालते हुए आप अपने उत्तर और हमारे द्वारा बताए गए उत्तरों को सटीक जो है उसका को नोट करते हुए फिर लास्ट में जब आप ये पूरी सीरीज पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना मूल्यांकन वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि वास्तव में आपको कितने आते थे और जो आपने गेस किया उसमें आप कितने क्वेश्चंस गलत कर गए, और उसके बाद फिर आप बेहतर तरीके से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, ये पहला प्रश्न जो है वो एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री में पाषाणकालीन संस्कृति, जिसे आप ताम्र पाषाणिक कह सकते हैं, ठीक है, या वैदिक संस्कृति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वैदिक संस्कृति कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ठीक है, पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, ऑप्शन है उसके और आप गेस करिएगा कि कौन सा इसका उत्तर सही है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी कोई बहुत गहरी जानकारी नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन हम सबसे बड़ा मेन जो इस क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है कि वो आपसे जानना क्या चाह रहा है, तो वो ये यहाँ पर है, कैसे जानते हैं। ठीक, हम किस तरीके से जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। अब होते थे कि नहीं होते थे ये कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए, लेकिन हम ये कैसे जानते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। ऑप्शन सी, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। या फिर ऑप्शन डी, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। ठीक, तो हम कैसे जानते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। भारत में जो है पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक, ये महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कौन से स्थल से? आपको ध्यान में रखना है, ये पटने पुरा स्थल, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और इनके कुछ छिलकों में, शुतुरमुर्ग के अंडे के जो छिलके होते थे उसमें चित्रांकन भी मिलता है। मीन्स लोग बाग उसमें चित्र बनाते थे क्योंकि बड़ा सा अंडा होता था ना, और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके एक तरह का जान लीजिए कि जैसे माला बनती है ना, माला का एक जो दाना होता है उसे मनका कहते हैं आई थिंक, तो उससे वो भी बनाया जाता था। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न रहा आपका और इसका उत्तर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी मानी जाती है? ठीक, सबसे लंबा समय काल रहा। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, या फिर ऑप्शन डी है महापाषाण काल। ठीक है, चलिए बताइए इसका
साथियों अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो इसका जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को की जो अवधि है मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि है। ठीक, यह प्राक ऐतिहासिक युग का समय है। कौन सा युग? प्राक ऐतिहासिक युग। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक युग इसका समय है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था इसी टाइम पे। यह काल आधुनिक काल से, ये काल जो है आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व, 25 से कितना, 20 लाख साल पूर्व, ठीक है, लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल, यानी 12,000 हजार साल तक माना जाता है। कहाँ से? 25 लाख या 20 लाख साल से 12,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है वो जो है पूरा पाषाण काल माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा विकास किस काल में हुआ तो वो है पूरा पाषाण काल। ओके, बाद में मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया। तो पूरा पाषाण के बाद फिर क्या आता है? मध्य पाषाण काल आता है। ठीक, तो इससे हमें ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर मतलब है कि सबसे ज़्यादा विकास किस काल में हुआ तो पूरा पाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ठीक, मेहरगढ़ ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक, अब ये तो हो गए आपके तथ्य जिनको आपको कथन जो आपको पढ़ना था। अब ऑप्शन आते हैं आपके कि ऑप्शन नंबर ए है कि ए सत्य है और बी असत्य है। ओके, ऑप्शन नंबर बी है ए असत्य और बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक, तो इसका जो उत्तर रहने वाला है साथियों, उसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक, क्यों सत्य हैं? क्योंकि जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के विलन दर्रे के पास स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो ये पाकिस्तान में कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान। ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग सब, बलूचिस्तान में है। और ये उपजाऊ मैदान है, ये भी सही है। ये पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ नवपाषाण युग, ठीक, किस युग के? नवपाषाण युग, नवपाषाण युग काल का जो टाइम पीरियड है कितना है आप सब जानते हैं, 7,000 से ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक। 7,000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व का जो समय है वो नवपाषाण युग माना जाता है। तो नवपाषाण युग के जो अवशेष हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले थे, जो बलूचिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, और दूसरा था यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी सही है, वहाँ के लोग जानवर पालते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न तो आज कल की परीक्षाओं में और खासकर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, या केंद्रीय विद्यालय की कोई परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई परीक्षा हो, डीएसएसबी की परीक्षा हो, जीआईसी का हो, ये प्रश्न भाई साहब इस समय एकदम फैशन में है। ठीक, और फैशन में हो ही क्यों ना, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी खोज है। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है अमरावती, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका और ऑप्शन नंबर डी बाघ। ठीक, बाघ में गुफाएं, बाघ एक जगह है, कोई पशु का नाम नहीं है। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। भीमबेटका अब क्यों फेमस है ये? जो भीमबेटका स्थल है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और ये कहाँ है? ये होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों के कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण पाए गए हैं। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। ठीक, इसको आपको याद रखना है, कौन सा जिला है ये? रायसेन मध्य प्रदेश। ओके, रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक, इस स्थल की खोज जो है विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई। ये नाम आपको नोट कर लेना है,
नाम क्या है? विष्णु, श्रीधर, ये एक ही नाम है, ठीक है, विष्णु, श्रीधर और वाकणकर, विष्णु, श्रीधर, वाकणकर, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक, ऑप्शन बी, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ऑप्शन सी, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। ठीक, तो महापाषाणों के बारे में कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो अगर इसके उत्तर की मैं बात कर दूं तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो महापाषाण थे, तो जब किसी की कोई फेमस व्यक्ति होता था, जैसे राजा हो गया या कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति हो गया, उसकी जब डेथ हो जाती थी तो उस व्यक्ति को जब दफनाया जाता था तो उसकी कब्र के ऊपर एक महापाषाण, या महापाषाण का मतलब, पाषाण का मतलब पत्थर और महा का मतलब बड़ा सा कह लीजिए, तो एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख दिया जाता था, जिसका मतलब क्या होता था कि वो एक तरह से जगह चिन्हित हो जाती थी कि यहाँ पर जो है एक कब्र है। ठीक है, इसलिए इसका जो है प्रयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थान के नाम है, जैसे चिरांद है, कोहिल्ड हवा है, बुर्ज होम है, हल्लूर है और दूसरी तरफ वर्तमान राज्य। ये जो पुराने ऐतिहासिक नाम थे ये वाले, आपको इधर वर्तमान राज्यों से मिलान करना है। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो साथियों अगर मैं इसकी मिलान की बात करूँ, जो चिरांद है तो ये प्राचीन काल में एक बिहार का एरिया था, तो आप इसको बिहार से मिला सकते हैं। ठीक, कोहिल्डवा जो है वो उत्तर प्रदेश का एरिया था, तो उत्तर प्रदेश से तो मिला ही हुआ है ये। बुर्ज होम जो है कश्मीर से रिलेटेड करता है ये। ठीक, हल्लूर जो है ये कर्नाटक से रिलेटेड करता है। ठीक, तो अब इसका जो अगर आप मिलाएंगे तो ए का 4, ठीक, ए का 4, बी का 2 है और सी का 1 है और डी का 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में, बौद्ध महायान जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, ठीक है, महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है, बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ठीक है, दूसरा पहला ऑप्शन है, एक कथन है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में, ठीक है, बुद्ध की उपस्थिति महायान के रूप में, ठीक है, महायान वाले संप्रदाय में, इस धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म की जो इस रूप में क्या है, बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ठीक, कथन भी है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ठीक, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक, तो साथियों इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए गलत है और बी सही है। ए कथन बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बौद्ध धर्म में महायान रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई। ठीक, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, इसे सही उत्तर का चयन करना था। ठीक है, दिखाई गई थी। अब महायान का शाब्दिक जो अर्थ है वो है उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग सी, ठीक है, इसे बोधिसत्व सत्वयान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधिसत्वयान, इसको आपको ध्यान में रखना है। महायान जो एक शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसको इस नाम से भी जानते हैं। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्माण प्राप्त कर चुके परंतु अन्य लोगों के निर्माण में सहायता करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत
बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। ऑप्शन डी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। महायान जो है वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक था। ठीक है, ओके। और महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इसके पहले बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती थी। ठीक है, और जो बुद्ध की उपस्थिति थी वो कुछ संकेतों के माध्यम से, किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से उन मूर्तियों में प्रदर्शित किया जाने लगा। संकेतों के माध्यम से उन मूर्तियों में प्रदर्शित किया जाने लगा। इस शाखा में ऐसे प्राणी जो निर्वाण पा चुके हैं उन्हें बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित होते थे। तो बोधिसत्व कौन होते थे? जो खुद तो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं लेकिन दूसरे को भी हेल्प करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों से नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साथियों आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, तो फिर कौन सा नहीं है? अहिंसा नहीं है। ठीक, और एक मंत्र भी आप पढ़ते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के रत्न हैं। ठीक है, और ईसा पूर्व अगर 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, ये आप सभी जानते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अब अहिंसा जो है यहाँ पर जो बात की गई है ये किसका? जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ओके, इसका बौद्ध धर्म से लेना देना ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन त्रिरत्नों में इसका स्थान नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में या भारतीय इतिहास में बुद्ध के जीवन की किस घटना का उल्लेख जो है चक्र द्वारा हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या निर्वाण। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन जो, अगर मैं उत्तर की बात करूं तो इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही। ओके, ये वाला। अगर अधिक तथ्यों की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण जो है वो क्या हुआ है? चक्र द्वारा हुआ है। ठीक, चक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रतिमेय दिया। आप सभी जानते हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ ये जगह कहाँ है? वाराणसी में है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब ये जो प्रथम उपदेश है इसे क्या कहा गया? आपको ध्यान रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के अन्य प्रतीक की मैं अगर बात करूं तो उसमें जो कमल एवं सांड है वो किससे संबंधित है? एक बार आप रिपीट करते जाइए। जन्म से संबंधित है कमल एवं सांड। ठीक है, घोड़ा किससे संबंधित है? तो घोड़ा जो है, घोड़ा किससे संबंधित है? गृह त्याग से। घोड़ा किससे संबंधित है? गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है, गृह त्याग से। पीपल ज्ञान से संबंधित है। पीपल किससे संबंधित है? ज्ञान से। पद चिन्ह किससे संबंधित है? पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है। किससे? निर्वाण से। स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप जो है मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। तो स्तूप मृत्यु से संबंधित है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? ये बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक का जो अभिलेख है उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है। ठीक है, कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, अब अगर इस जो अभिलेख है उसकी मैं बात करूं तो उसका नाम क्या है? तो अशोक का जो अभिलेख था उसका नाम क्या था? चलिए याद करिए जल्दी से और बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या था उसका नाम। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था रुम्मिन देई। क्या नाम था? रुम्मिन देई। रुम्मिन देई अभिलेख था जो अशोक का स्तंभ लेख है, उससे जो है हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो है लुम्बिनी में हुआ था। ओके,
और जो अब बौद्ध धर्म के जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक ग्रीक यानी यूनान लिपियों में लिखे गए हैं। आपको याद रखना है, अभिलेख जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक का जो अभिलेख था ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखना है आपको, जेम्स प्रिंसेप ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? साथियों, ये बौद्ध संगीति देखिए, जब से आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की होगी, हर जगह आपको एक ब्रैकेट में चारों संगीति लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है ना? तो इसमें हर संगीति, कभी शासनकाल किसका था, कभी स्थान कहाँ हुई थी, और कभी अध्यक्ष कौन था, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो आप इसको ध्यान से और इसके जो जितने भी तथ्य हैं सभी याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीति जो है तृतीय नहीं, द्वितीय यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम पे हुई थी, और इसका जो टाइम है वो है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली एक जगह थी, ठीक है ना, वहाँ पर हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे तथ्य इसमें आपको बता दिए हैं, और भी जितनी संगीतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म की उनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे, यानी किस चीज़ का वहां पर निर्माण हुआ था ये किस चीज़ की वहां पर श्रेणियां थी? तो बौद्ध मठ था। ऑप्शन बी धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थीं। ऑप्शन सी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। ऑप्शन डी कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फॉल। तो आपको बताना है क्या था वहाँ पर। ठीक, और इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। लगभग 2000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। ठीक, वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ थे। इन संघों को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी क्या थी? एक प्रकार के ये संघ थे। क्या थे ये? एक प्रकार के संघ थे। ठीक है, और किसके थे? शिल्पकारों और व्यापारियों के। ठीक, तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में, या 2 शासन तंत्रों में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। मौर्य साम्राज्य के पहले अगर बात करें, उत्तर भारत जो था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। ठीक, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। ठीक, 16 टाइप के राज्य थे, 16 महाजनपदों में विभक्त था। ठीक है ना, 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसमें 2 टाइप के राज्य थे, एक तो था आपका राजतंत्र, ठीक, और दूसरा था आपका गणतंत्र। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इन महाजनपदों की जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक, कौन से बौद्ध ग्रंथ? जैसे अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ कौन सा हो गया? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ हो गया वो है भगवती सूत्र, उनसे हमें प्राप्त होती है। इसमें मगध, वत्स, कोसल एवं अवंती जो थे ये अत्यंत शक्तिशाली जनपद या महाजनपद थे। ठीक है, कौन कौन से? मगध, वत्स, कोसल एवं अवंती। एक प्रकार से स्टेट कह लीजिए या जनपद कह लीजिए, महाजनपद थे। ठीक, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। कौन से पहले शासक? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो साथियों, इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं या इसके पहले कोई चर्चा करूं, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि जो भारत के प्रारंभिक राज्य हैं तो उसमें महाजनपदों का बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख है, और 16 महाजनपदों से, उनकी राजधानियों से, उनके शासकों से, और वर्तमान में वो कौन कौन सी जगहें हैं
तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। और मान लीजिए जो सब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं जैसे कि टीजीटी हो गई, पीजीटी हो गई, जिसमें इतिहास या अन्य किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें तो आप समझिए कि लगभग 2 से 3 प्रश्न महाजनपदों से आते ही आते हैं। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। खैर, मैं कुछ तथ्य यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ और इस प्रश्न के माध्यम से। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर देखते हैं इसका। तो महाजनपद के पहले शासक कौन थे? मगध महाजनपद के। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार 542 ईसा पूर्व। क्या है सन? 542 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा के पहले का समय, इसको भी ध्यान में रखना है, ये घटता है नीचे को। मगध के प्रथम शासक बने थे। ठीक, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक यही हैं। ठीक है ना। यह हर्यक वंश के थे। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। ओके, बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। बिंबिसार की मृत्यु का कारण उसका अपना ही पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु, जिसने उन्हें कैद करने के बाद भूखों मार डाला था। तो अजातशत्रु यानी इनका जो पुत्र था, उन्होंने ही उनसे ही इनकी मृत्यु हुई, वही इनकी मृत्यु का कारण रहे, उन्होंने ही इनको मार दिया था। ठीक है, तो मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे वो बिंबिसार हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रसेनजित मगध, ऑप्शन बी प्रद्योत कौशल, ऑप्शन सी परांतक अवंती और ऑप्शन डी उदयन वत्स। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों, जो प्रसेनजित है ये मगध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है। ओके, जो प्रद्योत है वो कौशल से हो गया, जो परांतक है वो अवंती से रिलेटेड करते हैं, जो उदयन है ये वत्स या कौशाम्बी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, आपको ये बताना था। ठीक, तो उदयन जो है ये वत्स से रिलेट करते हैं, कालाशोक जो है ये मगध से हैं, प्रसेनजित जो है कौशल से हैं। ठीक है, और चलिए मैं इसको एक बार फिर से नए सिरे से देखता हूँ। जो निम्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उदयन वाला जो वत्स है केवल यही भर सुमेलित है, बाकी ये सब सुमेलित नहीं है। ठीक, प्रसेनजित की अगर बात करें तो ये कौशल से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से रिलेट करते हैं? कौशल से। प्रद्योत जो है अवंती से रिलेट करते हैं। ठीक, ओके, और कालाशोक जो है ये मगध में कौन है? कालाशोक। ठीक है, और परांतक जो है ये हैं, इनका कोई विशेष नाम नहीं आता है तो इनको छोड़िए। तो ये जो है उदयन वत्स से रिलेट करते हैं, यही इसमें ऑप्शन सही है। प्रसेनजित कौशल से, प्रद्योत अवंती से, और क्या था मगध जो है कालाशोक से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? प्रश्न 5वां है कि भारत में सर्वप्रथम किस श्रेणी में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? ठीक, कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब या फिर ये सभी? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना दोआब। भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का जो उदय होता है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में महाजनपद के रूप में होता है। ठीक है, महाजनपद के रूप में इन्हीं क्षेत्र में होता है। ओके, यही महाजनपद आगे चलकर साम्राज्य में परिवर्तित हो गए। यही जो है बाद में क्या बन गए? साम्राज्य। ठीक है ना, यही बाद में साम्राज्य बने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? ठीक है, आपको बताना है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर पुष्यमित्र। चलिए गेस करिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो साथियों
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगर इसकी बात करें हम पुष्यमित्र की, तो ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें मतलब है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक से, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त, सभी जानते हैं आप लोग। ठीक, इन्हें जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो है इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इनका अन्य नाम कौटिल्य भी है। क्या नाम है? कौटिल्य। ठीक है ना, कौटिल्य भी इनको कहते हैं। और चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है, चाणक्य ने राजनीति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक, तो चाणक्य की जो पुस्तक है उसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है, जो राजनीति से संबंधित है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर छूटा जा रहा है, मैं उसको भी आपको बता दूँ। जो चाणक्य हैं इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली। ठीक, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? यही जो आपके विष्णुगुप्त चाणक्य हैं, इनको भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो अंतिम मौर्य शासक, मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर भी आप जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके उत्तर की, तो बृहद्रथ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ जो हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक, किसने की थी हत्या? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की। जो सन है इसको याद रखिएगा, 185 ईसा पूर्व। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ओके, और शुंग वंश की स्थापना यहाँ से की थी। तो ये टाइम आप याद रखिएगा, 185 ईसा पूर्व, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये तो प्रश्न एक तरह से रिपीटेड हो गया। चलिए, चाणक्य, इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं, यही जो है प्रधानमंत्री थे इनके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था? किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था? बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है आपका, और इसका जो उत्तर है, ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल, बिंदुसार। और इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं की बात हो रही है। अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया था और अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इनके गुरु का नाम क्या था? आपको याद रखना है यहाँ पर, भद्रबाहु। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या हो गया? भद्रबाहु। ठीक है, इनसे जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और श्रवणबेलगोला एक जगह है, क्या है? श्रवणबेलगोला। ठीक है, पहाड़ी पर चले गए थे तथा वहीं संलेखना क्रिया के द्वारा, संलेखना क्रिया होती है जब आपको अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना होता है, तो आप भूखे प्यासे रहते हैं और कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये क्रिया क्या है? संलेखना कहलाती है। और अपने प्राण जो हैं त्याग देते हैं। तो संलेखना क्रिया के द्वारा एक गिरी गुहा यानी चंद्रगिरी में जगह है, अपने शरीर का त्याग इन्होंने कर दिया था, तो चंद्रगुप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए कुणाल, बी चोल, सी पांड्य, डी चेर। आपको इसका जवाब देना है। और मैं अगर इसके उत्तर की बात करूं तो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है आपका कुणाल। जो कुषाण शासक हैं, कुषाण शासक ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर
कुषाण शासकों का अधिकार था। ठीक, रेशम मार्ग से उन्हें अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। ये मार्ग चीन से रोम जाता था। अब रेशम मार्ग जाता कहाँ से कहाँ तक था, तो आपको ध्यान रखना है कि चीन से कहाँ जाता था, रोम। चीन से जाता था कहाँ, रोम तक। ओके, और इस पे अधिकार था किसका, कुषाण का। ये मार्ग चीन से रोम जाता था और जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। तो कनिष्क जो है कुषाण शासक था, उसका अधिकार था और उसी के नियंत्रण में था। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, कुषाण शासक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। ऑप्शन ए है नागसेन, बी सुश्रुत, सी चरक और डी अश्वघोष। इसका जवाब आप गेस करिए। और अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो साथियों इसका उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, चरक। ठीक, जो चरक महोदय थे ये कुषाण शासक कनिष्क को के क्या है, दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, और कुषाण शासक जो कनिष्क हैं एक तरह से क्या है, कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक माने जाते हैं। ठीक है, इसके दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में चरक के अलावा और भी कुछ महापुरुषों के नाम आते हैं, जैसे पार्श हो गए, वसुमित्र हो गए, अश्वघोष जो जैसे एक महान दार्शनिक थे। ठीक, कौन, पार्श, वासुमित्र, अश्वघोष, ये महान बौद्ध दार्शनिक थे। ये भी कनिष्क के ही दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेशम मार्ग, दूसरा है सूती मार्ग, तीसरा है हो ची मिन्ह मार्ग और ऑप्शन डी है उत्तरापथ। ठीक, आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है। अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेशम मार्ग। ठीक है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप, किसका, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक, कुछ समय तक इस मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य भी था। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने चर्चा भी की थी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिसंख्य मतलब कि अत्यधिक कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किस जगह से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी मथुरा से, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र से। चलिए इसका उत्तर आपको देना है। अच्छा सा प्रश्न है ये और मुझे उम्मीद है इस तरह के प्रश्न आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाएंगे, जो तथ्यात्मक प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए साथियों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा से। ओके, मथुरा से जो है अधिसंख्य कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, कुषाण काल में मथुरा जो है क्या है, कला का प्रमुख केंद्र था। जो मथुरा था कुषाण काल में, कुषाण पीरियड में जो आर्ट का जो है एक फेमस जगह थी, जहाँ अनेक स्तूपों, विहारों, मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ से अनेक हिंदू, बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो अधिसंख्य कुषाण मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं, मथुरा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा क्या थी। जो सातवाहन वंश था, ठीक, उनकी जो कार्यालयी भाषा थी वो क्या थी। अब देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चलिए दिमाग पे जोर डालिए और बताइए साथियों। सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। और कार्यालयी भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। जबकि अगर लिपि की बात करें, किसकी, लिपि की, तो इनकी जो लिपि थी वो थी क्या, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, भाषा थी आपकी प्राकृत। ठीक, और सातवाहन वंश महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन करते थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सातवाहन जो थे वो महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन करते थे। और इस वंश का जो संस्थापक था वो मैंने बता ही दिया आपको, सिमुक था। ठीक, और इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपको याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो हैं इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। गौतमी पुत्र
सातकर्णी, ठीक, सिमुख संस्थापक थे और सबसे प्रतापी राजा सातकर्णी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? अब यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आपको प्रश्न में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पूछ क्या रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में नहीं है और है इसको ध्यान में नहीं देते हैं, और जिस ऑप्शन को सही होना चाहिए उसको गलत सिद्ध कर देते हैं, और जिसको सही होना चाहिए उसको गलत सिद्ध करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी कि ग्राम भोजका का मतलब क्या है? गांव का एक प्रमुख व्यक्ति, जैसे आज की डेट में आप सरपंच कह लीजिए, प्रधान कह लीजिए, तो उसके विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ठीक, क्या ये सही नहीं है? या फिर बी, प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। ठीक, ये तो ठीक लग रहा है। वह बड़ा भूस्वामी होता था, बिल्कुल, ग्राम भोजका जो था ये गांव का प्रमुख होता था, वो एक तरह से बहुत बड़ा भूस्वामी होता था, या एक तरह से गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, और उसको ये पद जो है विरासत में मिलता था, उसके पूर्वजों से मिलता था। ये भी सही है, तो फिर गलत कौन सा हुआ? ये हुआ। कौन सा सत्य नहीं है? तो ए नंबर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा ने उसको टैक्स एकत्र करने के लिए ही उसकी उसका जो है वो किया था, उसकी स्थापना की थी, उसके पद की, या उसको जो है वहाँ पर निर्धारित किया था कि तुम्हारा ये कार्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? जो सिक्के हर्ष के माने जाते हैं, ठीक, हर्षवर्धन जो शासक हैं, ठीक है, उनके सिक्कों के अंकन में किसका अंकन है पृष्ठभाग पर? आपको बताना है अवलोकितेश्वर का, या फिर तारा, या फिर सूर्य, या फिर शिव और पार्वती। ठीक, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव और पार्वती। हर्षवर्धन के कई सिक्के मौखरी शासकों के सिक्कों के साथ, किसके साथ? मौखरी शासकों के सिक्कों के साथ भिटौरा, ये जगह का नाम है, क्या है? भिटौरा। ठीक है, ये जगह है भिटौरा भिटौरा ढेर से प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमाणित होता है कि शिलादित्य नाम से हर्षवर्धन ने कुछ सिक्के चलाए थे। सिक्कों का नाम क्या था? शिलादित्य। आपको नाम याद रखना है, शिलादित्य। ठीक है, शिलादित्य नाम से कुछ सिक्के चलाए थे जिस पर वृषभ की आकृति थी। ठीक है, वृषभ मतलब बैल की आकृति थी, और अपने पूर्व आराध्य देव शिव के वाहनों को सिक्कों पर स्थान दिया गया था। ठीक है, तो शिव और पार्वती, या फिर अगर वृषभ आता है तो वृषभ आप सही कराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कथन है ये, की थी, सही बात है। वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ये दोनों कथन है। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों कथन अलग अलग सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों अलग अलग सही हैं। ठीक, पर ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, जो राजत रंगणी है, राजत रंगणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक है। उससे ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्ष जो है शैव था, मतलब शैव धर्म को मानने वाला था। ह्वेनसांग के प्रभाव में हर्ष महायानी बौद्ध हो गया। किसके प्रभाव से? ह्वेनसांग के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसके प्रभाव से जो हर्ष है वो क्या है? महायानी बौद्ध हो गया। ठीक, और कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी उसने। हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष, यानी कि हर 5 वर्ष में, कहाँ? संगम इलाहाबाद में, जिसे आप आज प्रयाग राज कहते हैं, एक समारोह आयोजित होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। इसको याद रखना है आपको, महामोक्ष परिषद। ठीक है, कहा जाता था। ये प्रत्येक 5 वर्ष में इलाहाबाद के संगम तट पर
आयोजित की जाती थी। ह्वेनसांग स्वयं छठे वर्ष समारोह में सम्मिलित हुआ था। ह्वेनसांग लिखता है कि इस समारोह में हर धर्मों के लोग आते थे। ठीक, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ये छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, और उसी ने बताया है कि इस समारोह में हर धर्मों के लोग आते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये रहे क्वेश्चंस। आगे क्या बढ़ते हैं। समाप्त हुआ आज का ये सेशन और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, और पूर्व की परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक इस सीरीज में बने रहे, और थैंक्स टू वॉचिंग एजे इकोनॉमिक्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक अनाउंसमेंट अगर छोटी सी करूं तो साथियों, आज ही शाम को इस सेशन के बाद या इस वीडियो के बाद एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक कोरोना के बाद जो ब्लैक क्या है, एक ब्लैक फंगस करके एक बीमारी आई हुई है जो ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है मुझे। तो ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो आपके सवाल हैं या जो भी आपके अंदर उसके बारे में सिम्टम्स जानना है कि क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या बचाव है उसका, किन्हें ज़्यादा खतरा है, कैसे बचा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच।